वेलकम एवरीवन। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमने पहले तो जो कविताओं के फॉर्म में फारदून सर की किताब लोगों तक पहुंचाई, डस्ट ऑफ सैडनेस। उससे भी ज्यादा खुशकिस्मती आज कविता की ये है कि उस बुक को लॉन्च करने के लिए आज सोनू सर हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपने समय निकाला धन्यवाद। कविशाला के लिए, किताब के लिए। थैंक यू। जी शहरिया साहब के सुपुत्र फरीदून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया आहिस्ते आहिस्ते, है ना। अब अपने कि जो छुपाया हुआ अभी तक था वो अब बाहर आ रहा है। मैं उनसे यही बात कर रहा था फरीदून से कि कैसे फादर की जो अंदाजे बयां जो जिस वजह से वो लोगों में इतने जाने जाते हैं, माने जाते हैं, वो चीज इनके अंदर में आई। और उन्होंने पहली पेशकश की भी तो वो भी की अंग्रेजी में, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि मम्मी अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, तो ही स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश। तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो डीएनए होता है वो डीएनए छुपा नहीं सकते। डीएनए में वो कला या वो सोच या वो जहन आई उतर ही जाता है उसमें। सो वेरी हैप्पी। मैं पढ़ के बता Thank you. रहा था अभी, डस्ट ऑफ, ये है क्या, डस्ट ऑफ सैडनेस। लीजिए आपकी किताब मेरे हाथ में। Really thankful that you Pleasure, made the pleasure. efforts. Really appreciate that. Thank you so much. उर्दू में पिछले 3 साल से लिखना शुरू किया है, तो इसमें आपको मैं अच्छा, कहानी इसकी ब्रीफली बता दूं कि सर इसमें मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है कि देखा मैंने, पढ़ लिया। पहला आपने 17 से सब पढ़ चुका मैं। 17 से समथिंग, उसके बाद फिर अभी 40 की उम्र तक। हाँ जी हाँ, उसके बाद 2 पार्ट में आपने किया है। तो नाउ आई एम राइटिंग इन उर्दू ना, सो हाँ अभी आप लिख रहे हैं ना। जी, मैंने दिस देखा वाज लॉन्ग ओवरड्यू। 70 to 21। जी The सर। second is called Maturity in Search of an Escape. Innocence in Search of Maturity, Maturity in Search of Escape। अच्छा थॉट है। दिया ने प्रीफेस लिखा है, वो भी पढ़ा मैंने। Dust of sadness. I saw a dream. Dust of sadness scattered on the pavement of forehead. Some specks lying as well on the unconscious eyelids. The weight a problem, a mild burden to bear. I wake up tired and realize the smiles of humility are difficult to manage. Kafi, roses hum in euphony, an unsung rose, huh? Roses hum in euphony. Mixed emotions measure the length of a day. Mixed emotions measure the length of a day. Half the time spent in search of pain, while mirth of a hallowed moon infuses melodies of joy. Flowers of love are yet to bloom. Songs of innocence. आपको पता है मैं जो पढ़ रहा हूँ तो you have to stop and reflect कि जो जिसने लिखा है वो क्या सोच के लिखा है. So it's not an easy मतलब ऐसी run of the mill रीड नहीं है, इसमें डेप्थ है. नहीं सर, काफी एफर्ट किया था मैंने उस टाइम पे. आई यूज्ड टू, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश. When I was doing my graduation, so I started thinking in English, and that was a phase that I was reading a lot, and so I think for मेहनत करने की कोशिश करी थी. It reminds me of me and my son, because like of course I've studied English also, but I'm known more for Indian languages and जो मैंने कहा हिंदी, कन्नड़ा, ये वो. But अब मेरा जो बेटा है वो गाता तो अच्छा है, but वो इंग्लिश ही गाता है. तो you're also you thinking वो germs तो है फादर के, लेकिन वो ट्रांसलेट वो क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्ट हो रहे हैं इंग्लिश में. That's why you got the language from your mother, and you got the क्या बोलते हैं इजहार, अंदाज़े बयां from your father. There's some Malayalam poet, sir, and his name is Mr. K. Sachidanandan. So he was the editor of this journal called Indian Literature from Sahitya Academy. And he said कि आपकी अंग्रेजी शायरी में जो मेटाफर्स हैं वो उर्दू थे. Because सुना हमेशा से वही था. So I think that is something that maybe came naturally. वही मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो इसमें लग रहा है ये थोड़ा मामला गहरा है. इसको सोच के ऐसे एक लाइन पढ़ी, फिर उसको समझा कि अच्छा इसका एनालॉजी यहाँ पे है, ये मेटाफर यहाँ पे यूज है. It's like that. As I mentioned to you, so basically this book is divided in 2 parts. One is Innocence in Search of Maturity, that is having poems written between the age of 17 to 21. And then
the second one is Maturity in Search of an Escape. So those are poems written between 37 to 42. And I've been writing in Urdu for a few years now, for 2 to 3 years, and I've been reading a lot of stuff, and काफी heavy duty, मतलब मैं इस वक्त उर्दू के लिटरेचर में लॉकडाउन has helped a lot. तो बहुत से शायरों के बहुत ही डिटेल्स में जाके, और जो क्रिटिक्स हैं उनके सेशंस देखकर यूट्यूब पे, और उनसे बात करके, उनके इंटरव्यूज करके. So that is something that I'm doing currently. So I think next जो collection होगा most probably I think शायद उर्दू में होगा, हिंदुस्तानी में होगा. But I think this is something which is long overdue, and my mother was very keen because उन्होंने बड़े हिफाजत से सारी वो मेरी जो कविताएं थी इंग्लिश की वो रखी थी. Because मैं टाइप करा के करता था, वो काफी साल पहले की बात है, वो टाइप्ड फॉर्म में थी, तब कंप्यूटर ये सब कुछ थे नहीं. तो वो उन्होंने बड़ी हिफाजत से रखी थी, एंड शी वाज वेरी, हमेशा कहती थी कि तुम इसको छपवाओ जरूर. So I think, and I've dedicated the book to her as well. So yeah. I saw काफी अच्छे नामचीन लोगों ने आपकी बुक के बारे में जिक्र किया है. इम्तियाज अली है, और कितने लोग हैं, काफी लोग हैं जिन लोगों ने पढ़ी हैं और आपके बारे में अच्छी बातें लिखी हुई हैं. है यासिर उस्मान. हाँ, यासिर की बड़ी अच्छी किताब एक मेरे बेडसाइड में पड़ी हुई है, यासिर उस्मान की, बड़ी अच्छी. उसका नाम मैं भूल गया, उसमें इट्स अबाउट हाँ, तो अच्छे समझदार लोग में आपकी किताब काफी अच्छी दिया. का प्रीफेस में मैंने पढ़ा, फिर आपकी मैं कविताएं जो पढ़ रहा था उसमें. अच्छा, नाइल पढ़ सकता हूँ? जी बिल्कुल, प्लीज सर, इट विल बी ऑनर सर. Nile in search of perfection. Boat of time rests easy. Creases of ripples play hide and seek. On a gentle face, grace balloons in slow motion. Sunlight nudges optimistically. Smoke oozes out. Tepid clouds of fire spoil the magnificence. If only I could douse it. If only perfection could exist. बहुत गहरी बात है भैया. Nile in search of perfection. This is the second half, huh? In search of perfection. The new normal. ये सब फुर्सत से बैठ के पढ़ने वाली, और then reflect, to sit and reflect. Thank you very much. Wonderful, very nice. ऐसा मैं हमेशा, मतलब I've been really fortunate कि हम लोग बहुत आपसे अच्छे हम लोग के interactions रहे हैं, and I'm so glad कि we did that interview for Mohammad Aziz Saab. It has got a great response, and I'm so happy that it has got that response. But so एक जो हमेशा आपकी सिंगिंग की एक बहुत ही खासियत है कि आप हर एक लफ्ज को आप महसूस करके आप उसको अदायगी करते हैं, which I think I've always found it very fascinating. मतलब अगर मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल बताऊं, तो जैसे अगर जाने मन का दर्द है, तो उसमें you can feel that that element of pain, like the way you are singing it, for example. और साथिया है, so many songs that, and every single song आप लफ्जों को बहुत अहमियत देते हैं. आपकी आर्ट में, आपकी जिंदगी में लफ्जों की क्या अहमियत है? देखिए, लफ्जों की अहमियत जो है एज अ सिंगर, वो इतनी है कि बिना समझे उसको गाना मैं सही समझता नहीं हूँ. क्योंकि जैसे मैंने हिंदी के अलावा कन्नड़ा भाषा में बहुत सारे गाने गाए हैं, उड़िया में बहुत सारे गाने गाए हैं. उड़िया में पहले गाए थे, कन्नड़ा में अब बहुत गा रहा हूँ, गाए हुए हैं पिछले 15 सालों में मैंने बहुत गाने गाए हैं. अभी इनफैक्ट कल भी मेरे 2 गाने हैं कन्नड़ा में. तो वो लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो मैं उनसे एक लाइन पूछता हूँ, मतलब, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मैं बयां कुछ और कर रहा हूँ और लफ्ज कुछ और कह रहे हैं. चाहे लैंग्वेज मुझे आती नहीं, पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज जो मुझे गवा रहा है उसे तो आती है ना लैंग्वेज. एज अ सिंगर इट इज माय ड्यूटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. फिर मुझे पता है परछाई का कोई वर्ड है, या सांस का कोई वर्ड है, या वर्ड है कि सपना, या पलके, है ना, या मैं बहुत खुश हूँ. अब जो कन्नड़ा में
जो उसके लिए सेंटेंसेस हैं, अगर मुझे पता है मैं वो गा रहा हूँ तो मैं उसको वैसा एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो जो भाषा मुझे आती है उसको मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे हिंदी, उर्दू या इंग्लिश आती है तो अगर मैं वो गाना गाऊंगा तो नेचुरली मैं उसको, उसके भावनाओं को समझ के गाना चाहूंगा, क्योंकि लिरिक्स राइटर को भी तो लगे कि किसी सिंगर ने गाया और उसने मेरे गानों के साथ में जज्बातों को एक्सप्रेस करके मेरे गाने को इज्जत दी। लिरिक्स राइटर को भी अच्छा लगता होगा, अगर समझदार गीतकार होगा तो उसको अच्छा लगता होगा कि किसी गायक ने मेरे गाने को अच्छी तरह निभाया, जो सोचा था मैंने उसको ये वोकली अच्छी तरह व्यक्त कर पा रहा है। सो आई थिंक एक लिरिक्स राइटर के लिए भी खुशी की बात होती होगी कि अगर कोई सिंगर उनके गाने को अच्छी तरह समझ के उसे सामने पेश करे, क्योंकि लिरिक्स राइटर तो लिख चुका है, पेश तो आवाज में होगा। एब्सोल्युटली। ऐसे ये आपकी जो खासियत है ये बहुत दिस हैज बीन देयर सिंस बिगिनिंग। लाइक अच्छा सिला मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई यकीन नहीं करेगा कि ये 18-19 साल के लड़के ने गाया है, जो जिस तरीके का दर्द है उसमें। This is because of my father and mother. This is how it was in, because my father is a great singer. I know by now I think the whole world knows. जो लेटेस्ट उनका वीडियो इतना वायरल हुआ है मेरे साथ में, जहाँ मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, पापा गा रहे हैं, so people now know that मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे पापा की वजह से। तो this is how we were taught. My father and mother, you know, particularly actually सिखाया भी नहीं, जिस तरह वो बात करते थे रफी साहब के बारे में, दादाजी के बारे में, किशोर कुमार जी के बारे में, मुकेश जी के बारे में, आशा जी के बारे में, जिस तरीके से यू नो क्रिटिक नहीं होते, जो लोग समझदार होते वो क्रिटिक नहीं होते, वो लोग समीक्षा करते हैं, ये असेस करते हैं। हम असेस करते थे, अरे वाह 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 क्या गाया, अरे वाह वाह क्या गाया है, अरे क्या मोहब्बत को कितना अच्छा बोला है, कैसे आवाज यहाँ पे घुमाई, कैसे बेंड किया, कैसे निवेदन आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है आवाज में, कहीं किसी आवाज में खफा है तो बेरखुई भी आ रही है कि नहीं हम नहीं सुनो तेरी बात, तेरी सूरत से चुराई तेरी मगर कैद मांगी तेरी रिहाई मांगी, तो मतलब क्या हो रहा है सब, मैंने क्या जुर्म किया जो इस सजा। तो ये हम समझ गए थे कि गाने को जो समझदार लोग हैं वो गाने को जी कर गाते हैं। तो अपना शुरू से ही ये था कि गाने के साथ में इंसाफ तभी होता है जब सुरों के साथ में लफ्जों का भी पूरा सम्मान किया जाए। एंड सर आपने बहुत से लिरिसिस्ट के साथ में आपने काम किया है। एनी डू यू हैव एनी फेवरेट्स, एनी पर्टिकुलर सॉन्ग दैट स्टैंड्स मैं आउट? हमेशा बोलता हूँ, मैं I will have many songs because I can never pick one. One should never pick one because like I always say, if you are a true foodie, you will never be able to pick out one favorite cuisine, because if you're a foodie, you will like everything that tastes good. So I'm a foodie. I love South Indian food, I love Greek food, I love Lebanese food, I love Bengali food. So I'm a foodie. Similarly, I'm a singer, I'm a musician, I'm an artist. I can never have one favorite composer, lyrics writer, or singer, or song, whatever. So the people who have touched my heart, obviously, number one is Javed Akhtar ji, because Kal Ho Na Ho is, and I've done so many songs with him. So this is Kal Ho Na Ho to Kabhi Alvida Na Kehna. Such beautiful songs. Sometimes I forget, अरे ये भी गाना लिखा है मेरा, तू यार तू ही दिलदार तू, ये भी इनका लिखा हुआ गाना है. So I've done a lot of work with him. So Javed ji, of course, has a very important space in my heart. Gulzar Sahab, of course. These two are legends. I have worked with Gulzar Sahab, Sathiya, you know, Sameer ji, Rang De Basuddi Chola. Besides all the, you know, what you call commercial numbers, we've also done some great stuff together. Sarfarush Taman Aap Hamare Dil Mein Hai. Then I worked with Majroor Sultanpuri ji, Anu Bakshi ji, Ye Dil Deewana. I'm the only one from this generation who has worked with people of you know, इतने पुराने लोगों के साथ में, मजरूर साहब के साथ में तो हम खाना खाए साथ में बैठ के, मैं और वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप सच बताइए आपको ए रहमान का गाना पसंद है, कोई गाना हम कर रहे थे, तो we were discussing the music that we did and he was very fond of me. And Anand Bakshi साहब, of course, उनके साथ काम किया. I have worked with Indivar ji, I have worked with Yogesh ji, Maya Govind, Rani Malik, Dave Kohli ji, I've done good work with him. So I'm very lucky, fortunate. Amitabh Bhattacharya of today's times, Swanand Kirkire, बहुत सारे हैं. मतलब मैं तो जलीश शेरवानी जी जो अब नहीं रहे, कई ऐसे नाम हैं, कुमार जो you know,
So all of them have touched my life somewhere in the. I'm really thankful to all the lyrics writers who have Faiz Anwar, who have contributed such beautiful lyrics in my life. Faiz Anwar, especially I think for the albums. जी, उनके साथ मैंने फिल्मों पे गाया है. I'm sure. I think वो छोटी-छोटी बातें उनका ही है शायद. I think. I'll have to check probably. I think फिल्मों में भी गाया मैंने उनके साथ में शायद. नहीं है, उनका नहीं है. I'll have to check. But हाँ, एल्बम में हमने खूब काम कर रखा है. और even in spiritual music, there was a beautiful, बहुत अच्छे आदमी थे दलबीर निर्दोष जी. उनके साथ मैंने बहुत सारी भेंटों में काम किया है. भेंटें अभी पंडित करीम मिश्रा जी मरे हैं. इस टाइम पहले उनके साथ में भजन में काम किया था. अजय झिंगरन मेरी जान, बहुत अच्छे कंपोजर, वो मर गए बेचारे. हमने इतना अच्छा काम कर रखा है. He was also a personal friend. क्लासिकली माइल्ड एल्बम में मुझे याद है हम हर गाने के बाद, because he used to write and composition दीपक पंडित करते थे, then we would sit in the production of those thing and then किस गाने का क्या मूड होना चाहिए, क्या लिरिक्स होना चाहिए, क्या उसका साउंड होना चाहिए. कहीं हम लोग ओरिएंटल साउंड लाते थे, कहीं अरेबिक लाते थे, कहीं ये. तो उस डिस्कशन में when I used to sing that, every song, after every song, me, अजय झिंगरन, दीपक पंडित, प्रमोद चांदुरकर, हम चारों ऐसे लिपट के रोते थे फुट के. तो वो गानों के हमारे ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं. So lyrics writers are, they are. प्रसून जोशी के साथ में मैंने काम कर रखा है. अच्छा, तो I mean I'm forgetting. मैं तो मतलब लाइन लगी पड़ी, इतने लोगों के साथ में काम कर रखा है. It's very difficult to name all of them. So I'm very thankful to all the great people whom I've worked with. And sir, you've literally worshipped Mohammad Rafi Saab. You've said that he's your god. He's someone who's very very important part of your life. Yeah. And obviously आपने तो ऐसे उनके गाने शेयर किए हैं जो कि कभी रिलीज भी नहीं हुए. You've shared it with me. Okay. So obviously you must have followed all his work very very closely. 50s 60s जो है वो I think lyrics के point of view से golden period मेरे ख्याल से कहा जा सकता है बॉलीवुड में, इंडियन इंडस्ट्री में. जब आप गानों को सुनते थे तो लिरिकली आपको वो कितना इम्पैक्ट करते थे आपकी जिंदगी को, आपको समझने में? और बिकॉज रफी साहब भी जिस तरीके से उनकी अदायगी होती थी लफ्जों की, वो एक बहुत ही गैर मामूली उनका अंदाज था. ऑनेस्टली कभी कभी इंसान एक जगह पर आकर वो गानों को समझता है, क्योंकि लिरिक्स एक बड़ी, लिरिक्स या पीस ऑफ आर्ट कोई भी ऐसी चीज है कि उसको एक जगह पर पहुंचकर ही इंसान समझता है. जैसे इवन स्पिरिचुअल अध्यात्म में भी मैं देखता हूँ हर तरह के स्पिरिचुअल टीचर्स हैं. मेरे हिसाब से ओशो बहुत, मतलब उनको मैं बहुत ऊंचाई पे रखता हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो है वो कम है. हर इंसान की सोच के मुताबिक उसको वैसा गुरु मिलता है, या उसको वैसे टीचर मिलता है, या उसको वैसा आप कह लीजिए चाहे कोई सूफी हो या कोई बाबा हो या कोई. तो म्यूजिक भी ऐसा ही है, लिरिक्स भी ऐसी हैं. वो उस इंसान को वहां पे पहुंचना पड़ता है, तब समझो अरे बाप रे ये लिखा था इस आदमी ने, या ये गाया था इस आदमी ने. अरे कंपोजिशन, जब हम तो अभी तक इस गाने को ऐसे सुन रहे थे, this much it takes to compose a song like this or to be able to sing so effortlessly. हम तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे. तो लिरिक्स भी ऐसे ही होता है. कई ऐसे गाने हैं जो मैं बाद में समझा, ऐसे कई गाने हैं मुझे अभी इमीडिएटली नहीं आएगा, बट देन आई रियलाइज अरे मैं तो इतनी टाइम से गा रहा था. जैसे वो है दुखाने के लिए, हाँ, रंजिशे सही दिल दुखाने के लिए आ. मैं समझा नहीं था इसका मतलब, कभी बाद में समझा मैं. रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आ. मैं इसको बाद में समझा, मैं गाता था गाने, इस गजल को ऐसे गाता था मैं. वन डे इट अकर्ड टू मी, इसका मतलब क्या